हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक प्रैक्टिस सेट चालू किया है जिसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज ये क्लास 4। अब तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 25 क्वेश्चन को और करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो लगभग में सभी यूनिट से है। ये जो 25 क्वेश्चन रखे गए हैं वो लगभग में सभी यूनिट के हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ये जो प्रश्न करा रहा हूँ पूरे व्याख्या के साथ करा रहा हूँ, व्याख्या सहित पूरा, मतलब कि इस प्रश्न को हल किया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैंने 25 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम लोग 26 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक ना। मतलब 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन एक क्लास में, 25 क्वेश्चन दूसरी क्लास में। फिर उसके बाद फिर जब 5वीं क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, फिर 25 तक, और फिर 26 से करेंगे 50 तक। ठीक इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित उपन्यासों का जो रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा डी। पहले आएगा सेवा सदन, उसके बाद त्यागपत्र, उसके बाद महिला आंचल, उसके बाद आएगा आधा गाँव। ऑप्शन डी सही है। देखिए आगे लिखा भी है कि अगर सेवा सदन की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1918। इसके उपन्यासकार कौन है? वो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। त्यागपत्र की बात करें तो 1937, जैनेन्द्र। उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र है। महिला आंचल 1954। इसके उपन्यासकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। और आधा गाँव 1966। इसके जो उपन्यासकार है वो है राही मासूम रजा। सेवा सदन 1918, त्यागपत्र 1937, महिला आंचल 1954 और आधा गाँव 1966। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। मतलब निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। 27 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामिनी होगा, सिंदूर की होली, लहरों की राजहंस और उसके बाद आएगा 8वां सर्ग। देखिए ध्रुव स्वामिनी जो 1933 है, ध्रुव स्वामिनी की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1933 और इसके जो उपन्यासकारक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। सिंदूर की होली 1934। इसके जो उपन्यासकारक है कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी और इसके जो उपन्यासकारक हैं वो है मोहन राकेश हैं। 8वां सर्ग की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1976 है और इसके जो उपन्यासकारक वो हैं सुरेंद्र वर्मा। तो ध्रुव स्वामी 1933, सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस 1963 और 8वां सर्ग 1976। क्वेश्चन नंबर 28, रस सूत्र की व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का जो सही अनुक्रम वो क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। रससूत्र की जो व्याख्याकारों का सही अनुक्रम वो है, पहले भट्टलोलट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर भट्टनायक हैं और उसके बाद अभिनव गुप्त हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए भट्टलोलट की अगर बात करें तो इनका जो सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत या आरोपवाद का सिद्धांत, और इनका जो दर्शन है वो है मीमांसा दर्शन। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मतलब जैसे कि भट्टलोलट, आप लोग मतलब कि रिवीजन करें कि भट्टलोलट उत्पत्तिवाद आरोपवाद। फिर शंकुक की अगर बात करें तो इनका जो सिद्धांत है अनुमतिवाद। मतलब जो शंका करते हैं वो अनुमान लगाते हैं ना, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिए शंकुक तो अनुमतिवाद। इनका जो दर्शन था न्याय दर्शन। भट्टनायक मतलब भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद। जैसे भट्ट से आप बहुत से याद करते हैं भोगवाद या भुक्तिवाद, तो इनका जो दर्शन था वो था शंख दर्शन। और अभिनव गुप्त की अगर बात करें तो अभी इसमें भी है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त और अभिव्यक्तिवाद, और इनका जो सिद्धांत था वो शैव दर्शन था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है।
निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों चिंतकों का काल का क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अरस्तु, उसके बाद होगा कॉलरिज, उसके बाद होंगे जॉन क्रोगरेसम और उसके बाद है आई.ए. रिचर्ड्स। इनके देखो इनके जन्मकाल की अगर बात करें तो अरस्तु की बात करें तो 384 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक था। अरस्तु का जीवन काल था 384 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक। ये कहाँ के रहने वाले थे, मकदूनिया के। अरस्तु मकदूनिया के रहने वाले थे। श्यामल कॉलरिज इसकी अगर बात करें इनकी तो इनका जो जीवन काल था 1772 से लेके 1834 ईस्वी तक इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। जॉन क्रोरेसम इनकी बात करें तो इनका जो जीवन काल था 1888 से लेके 1974 तक ये अमेरिका के रहने वाले थे। और ईश्वर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड की अगर बात करें तो इनका जीवन काल था 1893 से लेके 1979 ईस्वी तक। ये इंग्लैंड के रहने वाले ये भी थे। ठीक, तो अरस्तु 384, 322 और सैमुअल कॉलरिज 1772 1834 ईस्वी, जॉन कोरेसम 1888 ईस्वी से 1974 ईस्वी और ईवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड 1893 ईस्वी से 1979 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। ए काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंधार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए ही सही है। काव्यानुशासन है, साहित्य दर्पण है, उसके बाद रसमंजरी है, उसके बाद रस गंगाधर है। आगे देख लेते हैं। देखिए काव्यानुशासन की अगर बात करें तो इसका जो रचना हुई थी वो 12वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी जो रचनाकार कौन है वो है हेमचंद्र है। साहित्य दर्पण की अगर बात करें तो इसकी जो रचना हुई थी वो 14वीं शताब्दी में हुई थी और इसके जो काव्य शास्त्री हैं वो है विश्वनाथ कविराज हैं। रसमंजरी की अगर बात करें तो इसकी जो रचना हुई थी वो 15वीं शताब्दी में हुई थी और इसके जो काव्य शास्त्री हैं वो है भानुदत्त हैं। और रस गंगाधर की अगर बात करें तो इसकी जो रचना हुई थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी जो काव्य शास्त्री हैं वो है पंडित राज जगन्नाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कि निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए इधर दिया है वर्ण में क है, क है, ग है और घ है। क्या करना है यहाँ पे, सुमेलित करना है। ध्वनि गुणों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। देखिए क की अगर बात करें क की अगर बात करें तो क किस में आएगा, क जो है वो क्या है, तो क है सघोष अल्प प्राण एकाचार। एकाचार किस में, तो ऑप्शन ए में बस आंसर हो जाएगा। ख की अगर बात करें तो अघोष महाप्राण ये है। ग की अगर बात करें तो ये सघोष अल्प प्राण है और घ की अगर बात करें तो ये है सघोष महाप्राण। सघोष महाप्राण, तो ऑप्शन ए सही है 31 का। यहाँ पे लिखा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ग्रंथ के नाम दिए गए, यहाँ पे उनके ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं। ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं तो देखो कामता प्रसाद गुरु की अगर बात करें तो इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदी व्याकरण। यहाँ पे व्याकरण होना चाहिए, व्याकरण, यहाँ पे व्यापन नहीं व्याकरण होगा, यहाँ पे व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किसका है, तो वो कामता प्रसाद गुरु का है। कामता प्रसाद गुरु का है। किशोरी दास वाजपेयी की अगर बात करें तो इनका है हिंदी शब्दानुशासन। किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी की अगर बात करें तो इनका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी की बात करें तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा का भाषा और समाज। रामविलास शर्मा भाषा और समाज। एक आ दो बी का अक्षर किस में है,
तो ऑप्शन बी में है, तो 32 का ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिंदी व्याकरण किसका है, कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी शब्द अनुशासन किसका है, किशोरी दास वाजपेयी का है। हिंदी भाषा और उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है। भाषा और समाज 1961 ये किसका है, रामविलास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे काव्य ग्रंथ के नाम है, यहाँ पे उनके कवियों का नाम है, क्या करना है, सुमेलित करना है। काव्य ग्रंथ में कौन कौन है, आत्मजयी है, धरती है, आंगन के पार द्वार है और धूप की धान है। ग्रंथकार में कौन कौन है, गिरिराज कुमार माथुर है, कुंवर नारायण है, आज्ञे हैं, त्रिलोचन वर्मा है, रघुवीर सहाय हैं। तो क्या करना है, मिलान करना है। आत्मजयी किसकी है, आत्मजयी किसकी है, तो वह कुबेर नारायण की है। आत्मजयी किसकी है, तो वह कुंवर नारायण की है। धरती किसकी है, धरती है त्रिलोचन की। धरती किसके, त्रिलोचन की है। आंगन के पार द्वार ये किसकी, ये है अज्ञे की है। सी का 3। और धूप की धान किसकी है, तो वह आंगन के पार द्वार ये और फिर उसके बाद धूप का धान किसका है, तो वह गिरीश कुमार माथुर का है। किसका है, गिरीश कुमार माथुर का है। तो ए का 2, बी का 4 किसमें है, ए का 2, बी का 4, इसमें भी है। तो देखो ऑप्शन सी सही है इसमें, ऑप्शन सी से 33 का। आगे लिखा भी देख लीजिए। देखिए आत्मजयी किसका है, आत्मजयी 1965 ईस्वी किसका है, कुंवर नारायण का है। धरती किसका है, 1945 ईस्वी त्रिलोचन का है। आंगन की पार द्वार 1961 ईस्वी किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का है। और धूप की धान 1954 ईस्वी किसका है, गिरिराज कुमार माथुर का है। आत्महत्या का विरोध 1967 ईस्वी किसका है, रघुवीर सहाय का है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे ग्रंथ का नाम है, यहाँ पे लेखक है। ग्रंथ का नाम कौन कौन है, शुद्ध कविता की खोज, उसके बाद आत्मनेपद, एक साहित्य की डायरी, और उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका। इसमें लेखक कौन है, अज्ञे हैं, मुक्तिबोध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, दिनकर है, रामचंद्र शुक्ल है। तो क्या करना है, ग्रंथों को उनके लेखक के साथ क्या करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। शुद्ध कविता की खोज, ये किसकी है, तो यह दिनकर की है। ये किसकी है, दिनकर की है। आत्मनेपद ये किसकी है, यह अज्ञे की है। ए का 4, बी का 2 किसमें है, ए का 4 और बी का 1 किसमें है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है। एक साहित्य की डायरी किसकी है, यह मुक्तिबोध की है। और उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे लिखा है उसको देख लेते हैं। शुद्ध कविता खोज 1966 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1966 ईस्वी। किसका है, दिनकर का है। किसका है, दिनकर का है। ठीक, ये ये कौन सी की विधा, ये आलोचना है। आत्मनेपद ये किसका है, ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये अज्ञे का है। एक साहित्य की डायरी 1964 ईस्वी मुक्तिबोध का है, ये डायरी विधा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये इतिहास ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का अधिकार ये किसका है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये भी इतिहास ग्रंथ है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष 1952 है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि ये प्रकाशन वर्ष, रचना काल, क्या कौन सी विधा, ये सब आप लोग को हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पंक्ति हैं,
यहाँ पे रचनाकार है। पंक्ति में कौन कौन है? ये उपमान मैले हो गए हैं। बी में लिखा है कि हम राज्य लिए मरते हैं। सी में लिखा है कि बतरस लालच लाल की। और डी में भक्तिहीन ज्ञानहीन नहीं कुछ भेदा। ये जो है काव्य की पंक्तियाँ हैं। और रचनाकार कौन कौन है? वो है अज्ञे हैं, बिहारी हैं, मैथिली सरल गुप्त है, तुलसीदास है और पंत है। और कौन है? पंत है। तो देखिए, ये उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसका है? ये उपमान मैले हो गए, ये किसका है? तो यह है अज्ञे का। इक्यावन। इक्यावन किस में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही है। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये किसका है? ये मैथिली सरल गुप्त का है। ये जो काव्य की पंक्ति है वो मैथिली सरल गुप्त का है। बतरस लालच लाल की, ये किसका है? तो वह है बिहारी का है। और भक्तिहीन ज्ञानहीन नहीं कुछ भेदा, ये किसका है? तो यह तुलसीदास का है। तो ए का 1 और बी का 3। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसका? आज्ञे का है। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली सरल गुप्त का है। बतरस लालच लाल की, ये बिहारी का है। भक्तिहीन ज्ञानहीन नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास का है। और तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, सुमित्रा नंदन पंत का है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे गद्य की पंक्ति दी गई है, यहाँ पे लेखकों के नाम दी गई है। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो लेखक में कौन कौन है? प्रेमचंद है, प्रसाद हैं, भारतेंदु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गद्य की पंक्तियों में ए में लिखा है कि बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। बी में लिखा है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, सारहीन होता है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, और मर्दे साठे पर पाठे होते हैं। देखो वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये रामचंद्र शुक्ल का 1 का 4। ठीक। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये प्रसाद का है। ये प्रसाद का है। और निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति मूल, भारतेंदु का है। और उसके मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये प्रेमचंद का है। ठीक ना? तो ऑप्शन क्या है इसका? ए का 4, बी का 2, सी का 3। ए का 4, बी का 2, सी का 3। ऑप्शन ए सही है। नहीं, ऑप्शन सी सही इसका, सॉरी। इसका जो ऑप्शन सी सही होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 सही है ना? यहाँ पे वही लिखा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 37 में कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे पत्रिका का नाम दिया है, यहाँ पे संपादकों के नाम दिए गए हैं। पत्रिका में कौन है? हिंदी प्रदीप है, ब्राह्मण पत्रिका, सरस्वती पत्रिका और वसुधा पत्रिका। और संपादक में कौन है? राजेंद्र यादव हैं, कमला प्रसाद हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो क्या करना? मिलान करना। देखो हिंदी प्रदीप किसकी है? हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की है, यह एक मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण की अगर बात करें, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो वह प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र। ए का 3 और बी का 4। ऑप्शन ए में बस हो गया। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और वसुधा पत्रिका के संपादक कमला प्रसाद हैं। कमला प्रसाद हैं। ठीक। तो 37 का ऑप्शन ए सी है। देखिए हिंदी प्रदीप की अगर बात करें तो इसका जो प्रवर्तक वर्ष था वो था 1877 ईस्वी। और इसके जो संपादक थे बालकृष्ण भट्ट थे। यह मासिक पत्रिका थी जो प्रयाग से प्रकाशित होते थे। ब्राह्मण की बात करें तो 1883 ईस्वी में इसको मतलब कि संपादित किया गया था। और इसके जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। ये भी मासिक पत्रिका थी
और कानपुर से प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका की अगर बात करें तो इसका जो संपादक हुआ था 1903 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये भी मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। वसुधा पत्रिका की अगर बात करें तो इसके जो संपादक थे वो हरिशंकर परसाई थे, कमला प्रसाद थे, स्वयं प्रकाश थे और राजेंद्र शर्मा थे। मतलब 4 लोग इस पत्रिका के संपादक थे। हरिशंकर परसाई, कमला प्रसाद, स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा थे। ये त्रैमासिक पत्रिका थी जो भोपाल से प्रकाशित होती थी। हंस पुनर्प्रकाशन, देखो हंस पुनर्प्रकाशन क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये हंस पत्रिका जो थी पहले प्रेमचंद ने शुरू की थी। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका की शुरुआत की थी, लेकिन वो बंद हो गई। तो उसके बाद ये हंस पुनर्प्रकाशन राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था। और इसका जो संपादन वर्ष था 1986 था। और ये मासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। दिया कि निम्नलिखित ग्रंथों और उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पे ग्रंथ दिया गया है, यहाँ पे उनके काव्य रूपों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? सुमेलित करना है। ग्रंथ में कौन कौन है? पंचवटी है, प्रिय प्रवास है, एक कंठ विस्पाई है और शिवा भावनी है। काव्य रूप में कौन कौन? महाकाव्य है, काव्य नाटक है, खंड काव्य है, मुक्तक है, चंपू काव्य है। तो देखो पंचवटी की अगर बात करें तो पंचवटी क्या है? एक खंड काव्य है, एक अतीन। यह एक खंड काव्य। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। एक कंठ विस्पई काव्य नाटक है। शिवा वावनी ये मुक्तक है। तो एक है 3, बी का 1, एक है 3, बी का 1 और सी का 2, डी का 4। तो ऑप्शन सी सही है 38 का। पंचवटी, देखो पंचवटी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। और इसके जो काव्यकार थे वो मैथिली शरण गुप्त थे। और यह खंड काव्य है। प्रिय प्रवास की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1914। और इसके जो काव्यकार थे वो थे हरिऔध। और यह एक महाकाव्य था। प्रिय प्रवास क्या था? महाकाव्य था। एक कंठ विस्पई की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1963 था। इसके काव्यकार थे दुष्यंत कुमार और यह एक काव्य नाट्य था। शिवा वावनी की अगर बात करें तो इसका जो काव्यकार थे वो थे भूषण। यह एक मुक्तक काव्य है। सॉरी, था नहीं है, हम मतलब था बोल दिए हैं तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये है ठीक ना, सब में है। जो पंचवटी खंड काव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, एक कंठ विस्पई काव्य नाट्य है और शिवा वावनी ये भी मुक्तक काव्य है। अब कमायनी की बात करें 1935, जयशंकर प्रसाद इसके काव्यकार थे। यह महाकाव्य है, 15 सर्ग इसमें है। उर्वशी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है और यह जयशंकर प्रसाद इसके काव्यकार हैं। ये चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है कि रससूत्र की व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रससूत्र के व्याख्याकार हैं और यहाँ पे उनका सिद्धांत का नाम दिया गया है। क्या करना? सुमेलित करना है। देखो जो रससूत्र के व्याख्याकार हैं वो है, पहले आते हैं भट्ट लोलट की अगर बात करें तो इनका जो सिद्धांत था वो था उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। क्या था? उत्पत्तिवाद का सिद्धांत या आरोपवाद का सिद्धांत। एक आचार शंकु की बात करें मतलब शिष्य शंका में रहते थे। जो शंका में रहेगा वो क्या कर? वो अनुमान लगाएगा। तो शंकु अनुमतिवाद। बी का 3, ए का 4 और बी का 3 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। बस आंसर हो जाएगा। भट्ट नायक क्या हो जाएगा? भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त का हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। तो ऑप्शन बी सही है। फिर एक बार देख लेते। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट हैं और ये मीमांसा दर्शन से ताल्लुक़ रखते थे। अनुमतिवाद शंकु का दर्शन क्या था? न्याय दर्शन था। और भुक्तिवाद या भोगवाद ये भट्ट नायक हैं, सांख्य दर्शन। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त हैं और इनका जो दर्शन था वो था शैव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे साहित्य चिंतक का नाम है, यहाँ पे उनके सिद्धांतों के नाम है, क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो साहित्य चिंतक में कौन है, जॉन पॉल सार्त्र हैं, जॉक देरिडा हैं, टी.एस. एलियट हैं और क्रोच हैं। यहाँ पे मतलब कि सिद्धांत का नाम है अभिव्यंजनवाद सिद्धांत, अस्तित्ववाद सिद्धांत, विखंडनवाद सिद्धांत और निर्व्यक्तिता सिद्धांत और मार्क्सवाद सिद्धांत। तो मिलान करना है। देखिए जॉन पॉल सार्त्र की अगर बात करें तो इनका जो सिद्धांत था, तो इनका सिद्धांत था अस्तित्ववाद सिद्धांत। एक आ दो किसमें, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। जॉक देरिडा की बात करें तो इनका जो सिद्धांत था विखंडवाद का सिद्धांत। टी.एस. एलियट की बात करें तो इनका सिद्धांत था निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। और क्रोचे की अगर बात करें तो इनका जो सिद्धांत था वो था अभिव्यंजनवाद सिद्धांत। यहाँ पे लिखा है जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद सिद्धांत, जॉक देरिडा विखंडनवाद सिद्धांत, टी.एस. एलियट निर्व्यक्तिकता सिद्धांत और क्रोचे अभिव्यंजनवाद सिद्धांत और कार्ल मार्क्स ये मार्क्सवाद सिद्धांत इनका था। अब यहाँ पे क्या करना है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और इसी से उत्तर को खोजना रहता है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं 41 से 45 तक, इसी में से उत्तर को खोजकर लिखना रहता है। इसको पढ़ते हैं कि कवि वाणी प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्ध पश्चात कृपण को देखिए जिसने केवल अर्धलोक के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप मार्धियों को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कर कभी मुग्ध होता है, न किसी दिन दुखियों को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमानसूचक बात सुनकर क्रोध या शुद्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधार मर जाता है, देखिए इसको पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाता है। कविता जो है मनुष्य के हृदय को क्या बनाता है, उदार बनाता है। ए, यह कथन सत्य है। बी, इसमें लिखा है कि यह कथन गलत है। सी, यह कथन अंशतः सत्य है। और डी, यह कथन अंशतः गलत है। तो 41 का आंसर क्या होगा। तो देखो कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाता है, यह कथन जो है सही है, यह कथन सही है। 41 का ऑप्शन ए सही है। देखो कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कवि की वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। यहाँ पे 2 बार हो गया, लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42, लिखा कि लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। 42 में लिखा कि लोभी व्यक्ति का जो भाव जगत है वो संकुचित हो जाता है। ए, यह कथन गलत है। बी, यह कथन सत्य है। सी, यह कथन अंशतः सत्य है। और डी, यह कथन अंशतः गलत है। तो 42 का आंसर क्या होगा। तो लोभी व्यक्ति का जो भाव जगत है वो संकुचित हो जाता है, यह कथन जो है सही है। यह बात सही है कि जो लोभी व्यक्ति होता है उनका जो भाव जगत है वो संकुचित हो जाता है। जब मनुष्य अर्थलोक के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों से अपने आप को दबा लेती है तो लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए।
ए उदासीन हो जाना चाहिए, बी दूर भाग जाना चाहिए, सी उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए और डी दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए। 43 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखो, जब अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए, तो उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है इसका 43 का। मनुष्य को अत्याचार की बात सुनकर उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए तथा धर्मानुसार उस अत्याचार के विरोध में क्रोध या घृणा प्रकट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, उदासीनता किस प्रकार का रोग है? उदासीनता किस प्रकार का रोग है? ए स्थायी रोग है, बी अस्थायी रोग है, सी शारीरिक रोग है और डी मानसिक रोग है। उदासीनता किस प्रकार का रोग है? तो वह मानसिक रोग है। ऑप्शन डी सही 44 का। यहाँ पे लिखा भी है कि उदासीनता मानव का भयानक मानसिक रोग है। उदासीन मनुष्य समाज में हो रहे अत्याचार के प्रति सदैव रुखाई दिखाता है। उदासीनता के कारण मनुष्य का आधार मर जाता है। उदासीनता के कारण मनुष्य का जो आधार वो मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है? ए कुछ लोगों के लिए संभव है, बी कुछ लोगों के लिए असंभव है। ए में लिखा है कि कुछ लोगों के लिए संभव है, बी में लिखा है कि सभी लोगों के लिए संभव है, सी में कि सभी लोगों के लिए कुछ दिन के लिए संभव है और डी में कि सभी लोगों के लिए शानदार जीवन निर्वाह के लिए संभव है। कवि वाणी के जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है? तो 45 का आंसर क्या होगा? तो देखो, कवि वाणी से जीवन निर्वाह करने कहाँ तक सही है, तो वह है ऑप्शन बी सभी लोगों के लिए संभव है। ऑप्शन बी सही है 45 का। कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना सभी लोगों के लिए संभव है क्योंकि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि के शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ पे स्थापना दी गई। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पे तर्क दिया गया है। अब ऐसे प्रश्नों को करेंगे हम लोग। 4-5 क्वेश्चन ये हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। स्थापना ए में लिखा है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है और तर्क आर में लिखा है कि नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक होती है। ए में लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, बी में लिखा है कि ए और आर दोनों गलत हैं, सी में कि ए सही आर गलत है और डी में कि ए गलत आर सही है। 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। 46 का ऑप्शन ए सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य का तात्पर्य काव्य के संपूर्ण अलंकरण से होता है। काव्य में रस छंद अलंकार आदि से कविता की आयु अधिक हो जाती है। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे स्थापना ए लिखा है, यहाँ पे आर तर्क लिखा है। स्थापना ए में लिखा है भाषा एक सामाजिक संपत्ति है और तर्क आर में लिखा है कि भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। ए में लिखा है कि ए और आर दोनों सही है, बी में कि ए और आर दोनों गलत हैं, सी में कि ए सही आर गलत है और डी में कि ए गलत आर सही है। तो 47 का आंसर क्या होगा? तो देखो, भाषा एक सामाजिक संपत्ति, ये बात सही है और भाषा विहीन समाज एक कल्पना संभव नहीं है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए सही है, दोनों सही है। देखिए, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है क्योंकि किसी भी भाषा का विकास समाज द्वारा ही होता है। जिस भाषा का जितना परिमार्जित प्रारूप समाज द्वारा प्रचलन एवं प्रयोग में लाया जाता है उस भाषा का उतना ही विकास होता है। भाषा ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न बनाती है, अतः भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, स्थापना ए में लिखा है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। आर तर्क में लिखा है कि हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। ए में लिखा है कि ए और आर दोनों सही है, बी में कि ए और आर दोनों गलत है, सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही।
तो 48 का आंसर क्या होगा? देखो, स्थापना में लिखा है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। ये बात सही है, ये बात जो है सही है। तर्क में लिखा है कि हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। ये बात गलत है। तो ऑप्शन सी सही, ए सही और आर गलत है। आधुनिक हिंदी आलोचना पश्चिम के साहित्य चिंतन से प्रभावित है तथा हिंदी के मुख्य समीक्षक पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है। हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखांकित का विकास जो पश्चिमी साहित्य से हुआ है, पश्चिमी साहित्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, स्थापना में लिखा है कि नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। आर तर्क में लिखा है कि नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। इनमें से कौन सा आंसर जो है ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए और आर दोनों सही है, बी में कि ए और आर दोनों गलत है, सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 49 का आंसर क्या होगा? तो देखो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया और यह पश्चिमी दर्शन अस्तित्ववाद का यथार्थवाद पर आधारित है। नई कविता का उत्थान पूर्ण रूपेण पश्चिमी साहित्य द्वारा उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन है। स्थापना ए में दिया है कि दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाओं द्वारा ही हो सकती है। आर तर्क में दिया है कि दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है ए और आर दोनों सही, बी में कि ए और आर दोनों गलत, सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 50 का आंसर क्या होगा? तो देखो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है और दलित जीवन का जो वास्तविक अनुभव है केवल दलितों को ही होता है। तो ऑप्शन ए से 50 का। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल दलित रचनाकारों को ही हो सकती है तथा इसका वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। चेतना का सीधा संबंध दृष्टि से होता है। तो ये था 50 का, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन और लेकर आता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने आपको बताया ये जो क्लास है आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मिलेगी, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।